Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter that is money and credit. ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है, मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे होता है, बैंक्स जो होती है ये इसमें कैसे मीडिएट करती है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है और लोन की वजह से लोगों का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, इकोनॉमी कैसे फंक्शन होती है, बैंक के फंक्शंस क्या है, बैंक लोन के थ्रू अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है, ये सब चीजें हम क्या करने वाले ये चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये चैप्टर है पैसे से स्टार्ट होता है, मनी का चैप्टर है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, अगर ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट परचेस, ये दोनों प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको क्या लगता है, पैसा लगता है। ठीक है, आप कभी भी मार्केट जाते हो, मार्केट जाने के बाद आप पैसा जरूर लेके जाते हो, या आजकल तो गूगल पे यूज होता है। ठीक है, तो आप मार्केट में कोई भी चीज परचेस करने के लिए पैसा एक्सचेंज करके उससे वो क्या लेते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो। डैट तो मनी क्या एक्ट करता है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अब ये जो पैसा है ये एवरीडे लाइफ में हमको बहुत ज्यादा काम में आता है। पूरा जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो पूरी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, वो पूरी पैसे पे टिकी हुई है। आप पैसे एक्सचेंज करते हो, उसके बदले चीजें लेते हो और अपना गुजारा करते हो। इट इज यूज टू बाय और सेल गुड्स। पैसे किसके लिए काम में आते हैं, गुड्स परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी। सर्विसेज मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को भी पैसा देते हो, डॉक्टर तभी आपका चेकअप करता है। आप इंजीनियर के पास चले जाते हो, इंजीनियर आपका कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर देता है, या कोई मशीन होता है वो ठीक कर देता है, उसके बदले वो पैसा लेता है। तो कोई भी सर्विस है, हॉस्पिटल में चले जाते हो, हॉस्पिटल्स में भी आप कोई ठीक इंजरी हो गई वो ठीक कराते हो, उसके पैसे लगते हैं। तो कोई भी सर्विस है या गुड्स परचेस करते हो, उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। इन सम केसेस देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी बट द प्रॉमिस टू पे लेटर। मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो आज हम ट्रांजैक्शन आज कर लेते हैं, पर उसका प्रॉमिस करते हैं कि उसके जो पैसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। मतलब आज जो है वो प्रोडक्ट तुमने आज परचेस कर लिया है, ठीक है। ईएमआई जो होता है, बैंक का ईएमआई फैसिलिटी, तुम क्या करते हो, प्रोडक्ट जो कार है, ईएमआई पे अगर कोई कार ले रहा है तो कार आज तुम्हारे घर पे आ जाती है, पर मंथ टू मंथ क्या हो जाता है, उसका ईएमआई जो होता है वो कट होता रहता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रॉमिस हो गया पैसे पेमेंट करने का। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive money in money and then exchange the money for the things they want. ठीक है, अभी ये जो मनी का जो एक्सचेंज है, मनी का जो ट्रांजैक्शन है, ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पहले का जो ट्रांजैक्शन होता था वो मनी में नहीं होता था। पहले कौन सा ट्रांजैक्शन होता था, बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या होता था, एक गुड जो है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज किया जाता था। तो अभी उसके बाद से कौन सा न्यू फॉर्म आ गया है, मनी। मनी की वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते थे बार्टर एक्सचेंज में, वो सब क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अभी क्या हो जाता है, पैसे के बदले तुमको कोई भी चीज मिल जाती है, कोई भी सर्विस तुम ले लेते हो, किसी के पीछे तुमको भागना नहीं पड़ता। जो भी प्रॉब्लम्स होते थे बार्टर में, वो बार्टर के सारे प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व कर देता है, मनी सॉल्व कर देता है। ठीक है, शू मैन्युफैक्चर का एग्जांपल आपके दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय इट। अभी दो पर्सन है, ठीक है, ये स्टोरी में शॉर्ट में सुना देता हूं। ए बी है, बी के पास शूज है और उसको क्या चाहिए, ही वांट वीट। वीट जो खाने का होता है, ठीक है। अभी बी जो है, इसके पास वीट है और इसको क्या चाहिए, वांट, मतलब क्या होनी चाहिए, शूज। ठीक है, अभी बार्टर एक्सचेंज में जब हम बार्टर एक्सचेंज की बात करते हैं, तो बार्टर एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती है। ए के पास शूज होना जरूरी है और उसकी जरूरत होनी चाहिए वीट, बी के पास वीट होना चाहिए और उसकी जरूरत होनी चाहिए शूज। जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तभी ये बार्टर एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई के पास शूज है, उसको वीट चाहिए, पर बी के पास वीट है ही नहीं, उसके पास पॉटरी है, मतलब मटके है, तो ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा कि यहाँ पे नहीं होगा। तो बार्टर एक्सचेंज के लिए क्या होना जरूरी था, दोनों के जो वांट्स होते थे, दोनों के जो नीड्स होते थे, वो अलाइन होने पड़ते थे। ठीक है, इमेजिन हाउ मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैज डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर द वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अगर ये ट्रांजैक्शन में अगर पैसा नहीं है तो उसको ये ए को ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता जिसको शूज चाहिए और जिसके पास वीट होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता। अभी ये बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम के हम लोग बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, कैसे एक गुड दूसरे गुड से क्या हो जाते, एक्सचेंज होते थे।
व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। मतलब जो आदमी एक चीज सेल करना चाहता है वही उसको सामने वाले की क्या होनी चाहिए, विश होनी चाहिए कि उसको भी वो चीज बाय करनी है। इन अ बार्टर सिस्टम व्हेन द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या, मैंने अभी जो पहले एग्जाम में बताया, जो ए जो है उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए, वही वीट उसके पास बी के पास भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये बार्टर एक्सचेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था। और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज में बहुत बड़ा होता था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब बार्टर एक्सचेंज में फॉर एग्जांपल ए है, ए के पास राइस है, राइस कितना है 1 kg है, और बी है, बी के पास क्या है, बी के पास सीधा काऊ है। तो ये जो काऊ है वो सीधा राइस में एक्सचेंज हो सकती थी क्या, नहीं हो सकती थी। तो ये प्रॉब्लम क्या होता था यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, मतलब 1 किलो राइस में ये मैं काऊ अगर मेरे पास सेल करने के लिए है तो मैं ये काऊ का कितना पोर्शन उसको दूंगा जिसके बदले वो मुझे 1 किलो राइस देगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बार्टर एक्सचेंज में। In contrast, in an economy where money is in use, money is by providing a crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want. Everyone prefers to receive payment in money. अभी ये मनी के ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या होने लग गया, ये जो बार्टर एक्सचेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते थे ये सब एक ही दिन में क्या हो गए, खत्म हो गए। और मनी क्या होने लग गया, आज भी पुराने जमाने से आज भी मनी जो है ये परफेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको रिप्लेस करने के लिए कोई फॉर्म, दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मनी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हो सकते हैं, जो चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. For example, since the early ages, Indians used grains as a cattle as money, grains and cattle as money. Thereafter, coins, gold, silver, copper coins were used. अभी मनी का एवोल्यूशन हुआ, जो ट्रांजैक्शन इन मनी है, जो आज आप लोग करेंसी नोट्स देखते हो, 10 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, तो ये नोट्स होने से पहले जो अलग फॉर्म्स ऑफ मनी होते थे, जो पुराने जमाने में फॉर्म्स ऑफ मनी क्या यूज होते, एक तो ग्रेन्स होते थे। ग्रेन्स मतलब ये फूड ग्रेन्स होते थे। ठीक है, कोई भी हो सकता है, राइस हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, व्हीट हो सकता है। ठीक है, और कैटल मतलब क्या, गाय, भैंस, बकरी, सब एनिमल्स जो डोमेस्टिक यूज के एनिमल्स होते थे, उनको भी पैसे के ट्रांजैक्शन फॉर्म में यूज किया जाता था। ठीक है, अभी पहले ट्राइबल ग्रुप्स जो होते थे, पहले के जमाने में जो ट्राइबल्स होते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स का जो कबीले का जो राजा होता था वो कैसे इलेक्ट होता था पता है, जो राजा वो तो पहले ताकतवर तो होना चाहिए, पर जो भी आदमी के पास सबसे ज्यादा कैटल है उसको सबसे ज्यादा पैसे वाला माना जाता था। ठीक है, सबसे ज्यादा रईस माना जाता और उसी को राजा बनाया जाता था। ठीक है, तो ये कैटल जो है वो भी वो टाइम में क्या फॉर्म में यूज होती, मनी के फॉर्म में यूज होती। अभी जब ये कैटल के बाद थोड़ा सिविलाइजेशन और बढ़ा तो कौन से चीजें इंट्रोड्यूस होने लग गई, ट्रांजेक्शन गोल्ड में होने लग गए, सिल्वर में होने लग गए, कॉपर कॉइन्स, ये सब फॉर्म में होने लग गए। ठीक है, अब ये पुराने जमाने के कॉइन्स हैं, ये अर्ली मार्क 2500 ईयर्स ओल्ड ये कॉइन है, पहले यूज होता था। ये भी एक कॉइन है, ये अकबर राजा के रेन में गोल्ड कॉइन यूज होता था। उसके बाद ये गुप्ता जो era था, गुप्ता एम्पायर हुआ करता था, उसके टाइम में ये ऐसे कॉइन्स होते थे। ये गुप्ता का कैसे राजा का जो है वो दिखाया गया है, पिक्चर उसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद तुगलक कॉइन है, ये उसके बाद लास्ट में है ये मॉडर्न कॉइन जो आप आज हम यूज करते हैं। अब ये जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है, ये इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, पहले मैंने बताया, पहले काऊ यूज होती थी, कैटल यूज होता, काऊ मतलब कैटल, कैटल के बाद गोल्ड यूज होने लग गया, गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स आए अलग अलग राजा के, गुप्ता एम्पायर का अलग, अकबर का अलग। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर मनी आने लग गया, जैसे कि 10 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। ठीक है, 2000 का नोट है जो अभी बंद हो गया है। ठीक है, ये क्या होने लग, ये क्या थे, पेपर मनी थे, जो ऐसे पैसा जो पेपर से बनाया जा रहा। नेक्स्ट आ रहा है प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड मतलब इसमें डेबिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड आ जाता है, ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी है। तो प्लास्टिक मनी मतलब क्या करते हो तुम लोग, कहीं किसी भी मॉल में चले जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, एटीएम चले जाते हो, कार्ड से अपना पैसा विड्रॉ करते हो, ये क्या हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया। मतलब ये प्लास्टिक कार्ड से बनने वाला ये जो मनी के फॉर्म में यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मनी बोलेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज का सबसे फेमस गूगल पे, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है। अमेजोन पे, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। फिर उसके बाद एनईएफटी है, एनईएफटी है। ठीक है, इसके बाद ये एनईएफटी मतलब क्या होता है, बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर भी बहुत सारी चीजें करता है, नेट बैंकिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, ये सब फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, ये है ट्रांजैक्शन, या जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये सबसे अभी मॉडर्न फॉर्म यूज हो रहा है। ये क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल दिया नहीं है, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं।
फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ये फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं, ये दो टाइप्स ऑफ मनी होते हैं। करेंसी है, करेंसी मतलब पेपर नोट आ जाते हैं, मतलब 50 का नोट आएगा, 100 का नोट आ जाएगा, इसमें 500 का नोट आ जाएगा। ये सब क्या है? पेपर नोट है। मतलब जो भी करेंसी जो पेपर से बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे? पेपर नोट्स बोलेंगे। दूसरा है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब 5 का, 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, जो मेटल से बने हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉइन्स बोलेंगे। अभी जो डिपॉजिट्स और चेक्स है, डिपॉजिट मतलब क्या? जो भी पैसा, मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक, द मनी विच इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, इसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिटेड मनी। अभी जो जितना भी पैसा होता है वो तो घर में लेके नहीं बैठेंगे, बैंक में कुछ डिपॉजिट कर देंगे। जो बैंक में अभी जो पैसा होगा उसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिट बोलेंगे। अभी करेंसी, द मॉडर्न करेंसी विदाउट द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या? अभी पहले के जो करेंसी होते थे, जो गोल्ड यूज होता था, ठीक है, कैटल यूज होता था, गाय बकरी भैंस यूज होती थी, इसका अपने आप में एक अलग यूज था, ठीक है। गोल्ड जो होता था ये सबसे वैल्यूएबल मेटल है, कैटल है, गाय है, बकरी है, वो क्या देगी? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काम में आ जाएगी। पर आज के जो नोट्स है, जो पेपर से बने हुए हैं, इसकी कोई आज वैल्यू नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने एक ही दिन में अगर बोल दिया कि जो 50 का नोट है हम कल से बंद कर रहे हैं, तो जो भी नोट आपके जेब में होगा वो पेपर होगा, बस आप उसको जला भी सकते हो, वो यूजलेस पेपर हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट गोल्ड में अगर उसकी करेंसी होती गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम गोल्ड को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम गोल्ड को जलाओगे नहीं या गोल्ड को फेक नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड की खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, कैटल की भी अपने आप में क्या है? वैल्यू है, जैसे पेपर की नहीं है। Unlike the things that were used as a money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. मतलब ये जो है पेपर है, ये everyday use का नहीं है, उसका अपने आप में कोई यूज नहीं है। Why money is accepted as a medium of exchange? अब ये जो पैसा है उसको मनी के फॉर्म में क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? हर कोई आदमी है, अगर इंडिया में कुछ किसी भी दुकान में तुम जाते हो तो जो कागज का जो पैसा है, जो कागज की जो नोट है, वो हर बार एक्सेप्ट क्यों हो जाती है? उसके पीछे रीजन क्या है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो 10 का नोट है, ये जो 50 का नोट है, ये क्यों हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। बैक्ड बाय गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है उसको लीगल स्टेटस देता है, उसको ऑथराइज करता है। मतलब इंडिया में अगर कोई भी आदमी या कोई भी रिटेलर शॉप या कोई दुकानदार आपसे 50 का नोट लेने से इनकार कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हो, ठीक है। ये बैकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने करेंसी को देता है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इंडिया में करेंसी नोट्स इशू कौन करता है? आरबीआई करती है, जो बैंक ऑफ बैंक्स है। आरबीआई करती है, किसके बिहाफ में करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करती है। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। मतलब आरबीआई छोड़ के इंडिया में किसी के पास ऑथोरिटी नहीं है जो करेंसी प्रिंट कर सकता है। आपने वो रिसेंट में फर्जी मूवी आई वो देखी होगी, ठीक है, कैसे वो इलीगली नोट प्रिंट करते हैं और कैसे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो किसी को अथॉरिटी नहीं होती कंट्री में पैसा छापने की एक्सेप्ट आरबीआई। लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब जो पैसे में तुम इंडियन रुपीज जो है, इंडियन रुपीज में जो भी ट्रांजैक्शन है वो कोई भी तुमसे इनकार नहीं कर सकता पैसा लेने में। अगर कोई तो रिफ्यूज कर रहा है इंडियन करेंसी में डील करने से, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज एंड द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये इसको लीगल बैकिंग देती है, इसकी वजह से क्या बना है? लोगों का करेंसी पे ट्रस्ट बना हुआ है कि उनको पता है कि अगर जो भी पैसे मेरे पास है, जो पेपर नोट्स है, वो कभी रिफ्यूज नहीं होंगे या मैं कभी ना कभी उसको यूज कर पाऊंगा। ये भरोसा है लोगों को। what do people do with the extra cash? अभी लोगों के पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो और जॉब करने में आपकी सैलरी है 50,000, अगर 50,000 है तो 1 मंथ में पूरा 50 का 50,000 तो नहीं उड़ाओगे। एक मंथ का आपका खर्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का खर्चा होगा। तो 10,000 के बाकी के जो 40,000 है वो क्या करोगे? आप घर में रखोगे। घर में चोरी का रिस्क होता है, तो आप क्या करोगे? इसको बैंक में जाके डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है। दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. Banks accept the deposit and also pay the amount of interest on the deposit. In this way, people's money is safe and with the banks and earn the amount of interest. People also have the provision to withdraw the money as and when required. अभी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक में आप कभी अकाउंट खोलने जाओगे, आपका अकाउंट निकालने जाओगे, तो अकाउंट दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं बैंक में। एक तो होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है करंट अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा ये लेते हैं, स्क्रीन साफ कर देता हूँ मैं। अभी दो अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट।
अभी जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, तुम जाओगे तो ये दो अकाउंट होंगे। सेविंग अकाउंट कब निकाल सकते हो आप? ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। जनरल पब्लिक मतलब जो भी आदमी है उसको अपना पैसा बस सेव करना है, उसकी सैलरी है बैंक में जमा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, बस उतना ही काम है, उसको क्या बोलेंगे? सेविंग अकाउंट बोलेंगे। अब ये सेविंग अकाउंट होते हैं, इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। ये इंटरेस्ट 2 to 3% वैरी हो सकता है, 3% हो सकता है, इससे ज्यादा बैंक इंटरेस्ट नहीं देती सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो इंडिया में बस बिजनेसमैन ही खोल सकते हैं, जिसका बिजनेस है, जो एक दिन में 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है, उसको ये करंट अकाउंट सेपरेट बैंक निकाल के देती है, ठीक है। अभी बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करती। क्यों इंटरेस्ट पे नहीं करती यहाँ पे बैंक? बिकॉज जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बैंक में तुम्हारे पैसे पड़े होते हैं, बहुत दिन तक पड़े होते हैं, इसलिए बैंक को वो पैसा यूज करने के लिए मिलता है, इसलिए बैंक क्या करती है? उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट देती है। और जो बिजनेसमैन का जो पैसा होता है वो हमेशा फास्टली मूविंग होता है, उसके दिन में 100 ट्रांजैक्शन होते हैं, 200 ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसा यहां से वहां मूव कर रहा होता है, हर बार मूव कर रहा होता है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे बैंक को पैसा यूज करने के लिए नहीं मिलता, इसलिए बैंक क्या करती है? इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देती, ठीक है। अभी बैंक अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बैंक एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब तुम कभी भी जा सकते हो, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये सेविंग में भी होता है, करंट में भी होता है। करंट अकाउंट में एक और एक फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक शॉर्ट लोन होता है, ठीक है। अगर सेविंग्स अकाउंट में आपका अगर जीरो बैलेंस है, ठीक है, जीरो बैलेंस है, तो जीरो बैलेंस पे आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर जीरो बैलेंस है तो क्या ही पैसा निकलेगा एटीएम में से। पर करंट अकाउंट में अगर आपका जीरो बैलेंस है तो करंट अकाउंट में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। मतलब एक सर्टन ट्रांजैक्शन, एक लिमिट होता है 5,000 तक, 10,000 तक, अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस ऑफ अ पर्सन विद द बैंक, उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर जीरो बैलेंस भी है तो बैंक अलाउ करती है बिजनेसमैन को 5,000 तक, 10,000 तक वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। और उसको बैंक, उनको बिजनेसमैन को वापस रीपे करना होता है, ठीक है। डिपॉजिट्स विद द बैंक, द अदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी is as deposit with the bank at the point of time people need only some currency for the day to day transaction। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है लोग क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं उनके बस डे टू डे खर्चे के लिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना पैसा विड्रॉ करते रहते हैं जैसे उनको जरूरत पड़ती है वैसा, एटीएम में से, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो डिमांड करने पर मिल जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब आप अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे को पैसा अभी 2,000 रुपये चाहिए, तो आप एटीएम में से निकाल सकते हो। That is demand deposits. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, मतलब कभी भी withdraw कर सकते हैं on demand, these deposits are called as demand deposits. Demand deposits offer another interesting facility. It is the facility which lends the essential characteristics of money, that is a medium of exchange. Demand deposits accepted widely as a means of payment along with the currency constitute money in the modern economy. अभी ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? ये बैंक का बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस। आप कोई भी अगर पूना में जा रहे हो, आपको फ्लैट लेना है या कार लेनी है, ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस चेक किया जाता है। बैंक बैलेंस मतलब आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी जो स्टेटस है सोसाइटी में वो क्या है, वो पूरा चेक कर किया जाता है। तो ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो क्या करते हैं? ये करेंसी का ही काम करते हैं एक मॉडर्न फॉर्म में, ठीक है। तो लोग उसके आपके बैंक डिपॉजिट से आपके लेवल का, आपके स्टेटस का अंदाजा लगा लेते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट भी कैसे काम करते हैं? एक सिक्योरिटी का काम करते हैं या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अभी डिमांड डिपॉजिट्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं। डिपॉजिट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स है और एक फिक्स डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट जो डिमांड करने पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको डिमांड डिपॉजिट्स पे सेविंग अकाउंट है तो आपको 2 to 3% इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट के बाद आप एटीएम से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको कितना पैसा विड्रॉ करना है आप कर सकते हो। पर ऑन द अदर हैंड ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? अगर एक सर्टन अमाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मैंने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। अभी ये 5 साल तक 1 लाख रुपए में से मैं 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। और जो बैंक होती है ये फिक्स डिपॉजिट पे हायर इंटरेस्ट पे करती है, 10 to 15%। मतलब बैंक का, हर एक बैंक का अपने हिसाब से वेरी करता है ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मतलब फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या? ये अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा 1 लाख, वो 5 साल तक वो तुमको पैसा यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, वो तुमको बैंक को देना पड़ेगा। और 5 साल बाद बैंक क्या करेगी? तुमको हर एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, अगर 1 लाख है तो 5 साल बाद 2 लाख रुपए वापस रिटर्न करेगी। इसको क्या बोलेंगे?
फिक्स डिपॉजिट। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने एफडी तोड़वा ली, एफडी तोड़वा ली मतलब ये 5 साल का जो टेन्योर है, उसके 5 साल के टेन्योर में बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो 2 साल में आपने क्या कर दिया, ये एफडी तोड़ दी, और फिर बैंक क्या करती है, छोटा सा फाइन लगा देती है और जो इंटरेस्ट होता है वो 2 साल के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा दे देती है। ठीक है, इसको बोला जाता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। अभी ये चेक है, आपने चेक के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, बहुत लोग चेक यूज करते हैं। अभी ये चेक का जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, ये है डेट, करंट डेट लिखी जाती है जिस दिन चेक इशू करना होता है। यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है, ये अमाउंट वापस बढ़ी ना जाए इसलिए ये ओनली का साइन किया जाता है। मतलब ये अगर 6493 लिखा है तो 649 कोई आदमी बदमाशी से और उसको जीरो ना ऐड कर दे, इसलिए उसको क्या किया जाता है, ऐसा मार्क किया जाता है। इसका मतलब होता है ओनली। ठीक है, उसके बाद ये जो आदमी होता है जिसको पे करना है उसका नाम यहाँ पे चेक में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो वर्ड्स में लिखी जाती है, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कितना अमाउंट, किसी ने अगर यहाँ पे जीरो ऐड कर भी दिया, पर वर्ड्स तो जीरो में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ओनली लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो होता है ये चेक नंबर होता है। ठीक है, ये क्या है, चेक नंबर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अकाउंट पे ही। ये अकाउंट पे ही का क्या मतलब होता है, ये 2 टाइप के चेक्स होते हैं। ठीक है, अभी ये जो ऊपर का जो चेक है उसको क्रॉस चेक बोला जाता है। अभी ये जो चेक है इसको बेयरर चेक बोला जाता है, बेयरर चेक। अभी बेयरर चेक मतलब क्या, ऐसा चेक जब ये सब सारे चेक्स की उसमें क्या होंगे, सब ये नाम लिखा होगा। ठीक है, नाम के बाद यहाँ पे अमाउंट होगी, यहाँ पे साइन किया होगा, सब होगा, पर ये जो क्रॉस है ये किया हुआ यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस करने, अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ये चेक है, यहाँ पे ये चेक है, अगर उस पर क्रॉस नहीं है, बस नाम लिख रहा है, साइन करी जा रही है, साइन करने के बाद ये इशू हो रहा है। अभी बैंक इसको बेयरर चेक क्यों बोलते हैं, अगर ये बैंक में अगर ये चेक डिपॉजिट हो गया तो इसके हाथ में सीधा कैश मिलेगा। जो भी आदमी ये चेक डिपॉजिट कर रहा है उसके हाथ में क्या मिलेगा, सीधा। अगर 10,000 रुपए का चेक है तो 10,000 रुपए सीधा वो आदमी के हाथ में मिलेंगे। ठीक है, अगर ये चेक है, ये गलती से चोरी हो गया, फॉर एग्जांपल ये बेयरर चेक मुझे मिला था, ठीक है, 10,000 मेरे को बैंक में जाना था, बैंक से मेरे को कैश लेना था। अभी ये चेक कोई सर्टन आदमी ए चोरी कर लेता है, अभी ए क्या करेगा, ये खुद बैंक में जाएगा, डिपॉजिट करेगा और 10,000 रुपए चुरा लेगा, मतलब सीधा उसको कैश मिलने वाला है, 10,000 रुपए लेके भाग जाएगा। अभी उसका जितना नाम लिखा है वो बैंक तो चेक करते नहीं बैठेगी, बैंक के पास बहुत काम होते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो बैंक क्या करती है, बेयरर चेक है समझ के कैश दे देती है, नाम वगैरह तो थोड़ी ना पूछते बेटे कि ये तुम्हारा ही चेक है क्या। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, चोरी के केस में ये चेक क्या हो जाता है, फ्लॉप हो सकता है। पर ऑन द अदर हैंड ये जो दूसरा चेक होता है क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक होने के अकाउंट पे का क्या मतलब हो जाता है, ये अगर क्रॉस चेक है अकाउंट पे का क्या मतलब होगा, मतलब ये जो आदमी का नाम ये चेक पे लिखा हुआ है, ये जो आदमी का नाम लिखा है टी श्रीनिवासन, अभी इसका अगर नाम लिखा हुआ है चेक पे तो ये आदमी के बैंक अकाउंट में ही पैसे डिपॉजिट होंगे, मतलब इसका जो पैसा है वो हाथ में कैश नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, चेक कोई भी चुरा ले, अगर ये बैंक में अगर डिपॉजिट करने के लिए जाएगा तो ये आदमी के ही अकाउंट में ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो कोई चोरी का इसमें कोई खतरा नहीं होता है। अ शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज टू मेक, अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही इन डिटेल अभी ये चेक में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लोन एक्टिविटीज बाय द बैंक, अभी जो बैंक होती है ये बैंक सब एक्टिविटीज क्या फ्री में करती है, बैंक भी प्रॉफिट के लिए रन होती है, उनको भी तो पैसा चाहिए, उनके एम्प्लॉयज को पैसा देना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये जो बैंक होती है वो काम अपना फंक्शन कैसे करती है, ठीक है, बैंक का जो फंक्शन है वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक क्या करती है, ए बी सी से 5-5 हजार रुपए लेती है। ठीक है, 5,000 5,000 5,000 कितने हो गए, 15,000। अभी बैंक के पास कितने पैसा डिपॉजिट हो गया, 15,000 डिपॉजिट हो गया। ठीक है, 15,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए। अब ये 15,000 में से बैंक का एटीएम होता है, बैंक को कंपलसरी एटीएम में कुछ पैसा रखना पड़ता है, तो बैंक को पता है ये 3 जो आदमी हैं एबीसी, ये एक महीने में बस 10,000 ही पैसा डिमांड करते हैं, तो बैंक एटीएम में कितना रख देगा, 10,000 रख देगा। अभी बैंक के पास बचे हैं 5,000 रुपए, तो बैंक 5,000 रुपीज का क्या करती है, बैंक 5,000 रुपीज का लोगों को लोन देती है, शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देती है, और वो पैसे में क्या, वो पैसे से प्रॉफिट कमाती है।
ये बात समझ में आ रही है। तो अभी बैंक को क्या मिल रहा है, बैठे बैठे पैसा मिल रहा है 5000 यूज करने के लिए, तो बैंक क्या करती है 5000 का एक महीने में 10,000 कर देती है और उससे ज़्यादा भी कर देती है। बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं जो शेयर्स में काम करते हैं, डिबेंचर्स में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, वो बैंक के प्रॉफिट बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, एक हाथ से जो लोगों से होता है उनका पैसा लेती है, वो सेफ रखती है और वही पैसा दूसरी जगह पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक है, what do the banks do with the deposits which they accept from the public? Banks keep small portion of the deposit with the cash for themselves. Example, banks in India hold 15% of the deposits as cash. अभी ये इंडिया में कंडीशन दी हुई है कि बैंक्स के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसमें से 15% डिपॉजिट उनको क्या करना पड़ता है, कैश में रखना पड़ता है, क्योंकि लोग कभी भी अगर डिमांड करने के लिए आए, उनको अगर जरूरत पड़ रही तो एटीएम में वो पैसा रखना पड़ता है। Kept as a provision to pay the depositors who wants to withdraw the deposited money at any time. Since on the particular day only some of the many depositors comes to withdraw cash, the bank is able to manage the cash. मतलब एक ही दिन में सब लोग, एक ही दिन में तो एबीसीडी पूरा का पूरा पैसा मांगने तो नहीं आ जाएंगे, उनका जो खर्चा होगा वो खर्चे के हिसाब से मांगने आ जाएंगे। तो बैंक के पास जितना भी एक्स्ट्रा कैश बचता है उससे क्या करती है, बैंक प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, Where does the rest of the deposited money go? The rest of the deposit money is used by the banks to extend loan to the people. बैंक क्या कर रही है, वो एक्स्ट्रा पैसा लोगों को लोन देने के लिए यूज कर रही है। There is a huge demand of loan for the economic activities. अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है जो बस खुद के पैसे पे चलती है। हर एक बिजनेस एंटिटी को, बिजनेसमैन को लोन लेना ही पड़ता है। बिना लोन एक्टिविटी के बिना लोन के बिजनेस एक्टिविटी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। Who have surplus fund and those who need fund. तो बैंक क्या करती है, दो लोगों के बीच में मीडिएट करती है। मीडिएशन मतलब क्या, एक एजेंट होता है वो दो लोगों में मीडिएट करता है। तो बैंक कौन से दो लोगों में मीडिएट करती है, ऐसे लोग, पीपल विथ सरप्लस मनी। सरप्लस मनी मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके बीच में मीडिएट करती है। और दूसरा कौन है, पीपल हु नीड मनी। पीपल हु नीड मनी, ये दोनों के बीच में बैंक क्या करती है, मीडिएट करती है। The difference between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income. अभी जो सेविंग होता है, जब बैंक जो सेविंग अकाउंट तुम खोलते हो तो बैंक उस पर तुमको 2 to 3% देता है, और जो लोन जो बैंक देता है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है, 10 to 15% लोन चार्ज करता है। तो अगर 10 to 15 मतलब ये 3% अभी गया तो 15 में से 12% बैंक को क्या होने वाला है, 12% बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो बैंक ऐसा क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देती है। नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट सिचुएशन, क्रेडिट मतलब क्या होता है, बैंक का लोन जो होता है, लोन को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और अदर। क्रेडिट मीन्स लोन, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise in the future date। अभी ये जो क्रेडिट सिचुएशन है, ये क्रेडिट सिचुएशन कैसे, बैंक कैसे काम करता है, बैंक जो होता है ये लेंडर का काम करता है। ठीक है, लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है, बैंक अगर दे रहा है ए पर्सन को, ये क्या हो गया, बोरोवर हो गया। ये क्या पैसा बोरो कर रहा है, मनी बोरो कर रहा है, और मनी के लिए क्या, वो बैंक को प्रॉफिट के लिए क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अभी दो क्रेडिट सिचुएशन आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दो स्टोरीज बताइए बेसिकली। दो ऐसे स्टोरीज है, एक पॉजिटिव साइड है मतलब लोन लेके बहुत अच्छा हो गया, उसकी डेवलपमेंट हो गई, और एक नेगेटिव स्टोरी है। नेगेटिव स्टोरी मतलब लोन की वजह से वो बर्बाद भी हुआ है। ठीक है, अभी जो लोन होता है वो दो तरह के काम करता है। ठीक है, मैं स्टोरी बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो सब। अभी जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे सलीम का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अभी यहाँ पे सलीम का एग्जाम्पल दिया है। अभी जो सलीम है ये क्या है, एक शू मेकर है, वो जूते बनाता है। ठीक है, अभी जूते बनाता है, वो एक दिन उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, बड़े शूज को प्रोड्यूस करने का एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है एक कंपनी से। वो ऑर्डर पूरा करने के लिए वो बैंक से लोन ले लेता है। अभी बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो लोन प्लस क्या उसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सलीम बैंक से लोन ले लेता है, अच्छा बिजनेस हो जाता है उसका। अच्छा बिजनेस होने के बाद वो उसका जो ऑर्डर होता है, इतना बड़ा ऑर्डर उसको मिला होता है, एक लाइफ चेंजिंग ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर ये लोन की मदद से वो क्या कर देता है, पूरा कर देता है। और ऑर्डर पूरा होने के बाद उसको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट से बैंक का क्या कर देता है, बैंक का लोन चुका देता है, बैंक लोन रिपेड। ठीक है, बैंक का लोन पे कर देता है। ये क्या हो गया, अभी इसके बाद से ही जो सलीम है, सलीम की लाइफ कैसे हो जाती है, सलीम की लाइन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती है, सलीम जो है अभी क्या बन जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि इतना बड़ा उसने ऑर्डर किया। अभी लोन की वजह से उसने पैसे का थोड़ा सा उसको सपोर्ट भी मिल गया, और उसने इतना बड़ा ऑर्डर करने के बाद कंपनी को भी भरोसा हो गया कि ये बड़े बड़े ऑर्डर कर सकता है, तो वो एक अभी क्या बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये क्या हो गया, अभी ये लोन की एक पॉजिटिव साइड।
पॉजिटिव साइड ऑफ लोन, मतलब अगर लोन ले रहा है तो अगर अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ लोन। पर अभी लोन की नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड मतलब अभी लोन अगर ले रहे हो तो लोन पे भी करना पड़ता है, ठीक है। इसमें स्वप्ना का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, स्वप्ना का एग्जाम्पल दिया है। स्वप्ना क्या होती है? एक एग्रीकल्चरिस्ट होती है, एक फार्मर होती है, ठीक है, वो अपना क्रॉप ग्रो कर रही होती है। अभी क्रॉप ग्रो करना है तो क्रॉप ग्रो करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उसको क्या करना पड़ता है? इरिगेशन के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे की अगर जरूरत पड़ी है तो उसके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो वो क्या कर रही है? लोन ले रही है। किससे लोन ले रही है? बैंक से लोन ले रही है। अभी बैंक से लोन लेने के बाद स्वप्ना क्या करती है? स्वप्ना जो है वो अपना एग्रीकल्चर का काम करती है। एग्रीकल्चर के काम करने के बाद वो क्रॉप्स परचेस करती है, मशीन्स परचेस करती है अपना एग्रीकल्चर करने के लिए। और जो क्रॉप का जो सीजन होता है, क्रॉप क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अभी क्रॉप जब फेल हो जाता है तो स्वप्ना के पास पैसा है क्या लोन पे करने के लिए? स्वप्ना के पास पैसा अभी नहीं है। स्वप्ना क्या हो जाती है? स्वप्ना डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। किस में फंस जाती है? डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब लोन के ट्रैप में फंस जाना, दैट इज डेप्ट ट्रैप। अभी ये पहला लोन जो है वो लोन तो पे नहीं कर पाई, पर अभी स्वप्ना क्या करती है? पहले लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेती है, ठीक है, किसी दूसरे आदमी से। अभी वो दूसरा लोन लेने के बाद भी उसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। इसके बाद वो क्या हो जाती है? वापस दूसरे डेप्ट ट्रैप में चली जाती है। इसके वजह से उसकी जो जमीन है, उसकी जो लैंड है, वो बैंक क्या कर लेती है? छीन लेती है, और बैंक उसकी जमीन बेच के अपना पैसा वसूल करती है। ये क्या हो गई? अभी एक नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। पॉजिटिव साइड देख लिया, एक नेगेटिव साइड देख लिया। ये लोन अगर तुमको फायदा भी दे सकता है, पर अदर ऑन द अदर साइड वो तुमको नुकसान भी दे सकता है। इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, ठीक है। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लोन टू रीपे द लोन, मतलब उसको जो लैंड है, उसको जो जमीन है, वो बेच के उसको अभी क्या करना पड़ रहा है? वो लोन पे ऑफ करना पड़ रहा है। और जमीन तो एक ही होती थी उसके पास, मतलब एक जमीन पे ही उसका पूरा सर्वाइवल और उसका जो फैमिली वो टिका हुआ था। पर अभी वो जमीन ही बेचना पड़ रहा है, तो अभी उसकी कंडीशन क्या होगी? पहले से ज्यादा डिटोरिएट होगी। पर ऑन द अदर हैंड जो सलीम था, उसकी कंडीशन क्या होगी? पहले से ज्यादा बहुत अच्छी होगी, बड़ा बिजनेसमैन हो गया वो, ठीक है। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव द अर्निंग लेफ्ट हर इन अ वर्स ऑफ, मतलब उसकी कंडीशन और खराब हो गई। दिस एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। अब यही सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? जो नेगेटिव साइड है लोन का, ये नेगेटिव साइड को ही हम क्या बोलेंगे? डेब्ट ट्रैप बोलेंगे। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, मतलब ये जो लोन है ये ऐसे सिचुएशन में आदमी को डाल देता है जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। In one situation, credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before. In the other situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation and whether there are some support in case of loss. अगर आपको लोन लेना है, अगर लोन जैसी चीजें लेनी है आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैकिंग होना चाहिए। क्या बैकिंग होना चाहिए? एक तो आपके पास अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आपने अगर बड़ा लोन ले भी लिया है तो ये प्रॉपर्टी बेच के आप क्या, आपकी कंडीशन जो है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब जब अभी बैंक लोन देती है तो ऐसे ही तुम बैंक में चले जाते हो और बैंक उठा के तुमको पैसा दे देती है क्या? नहीं। बैंक जो होती है वो एक एग्रीमेंट साइन करती है, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एक पेज होता है बड़ा सा, ये पेज पे हर चीज लिखी जाती है, रिटर्न होती है। मतलब क्या क्या लिखा होगा इसमें? बैंक इंटरेस्ट क्या लगा रहा है, बैंक कितना लोन अमाउंट तुमको दे रहा है, तुम बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के, अगर टाइम पे लोन पे नहीं किया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा या पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। ये सब चीजें क्या होती है? बैंक में लिखी होती है, और इस पे तुमको क्या करना पड़ता है? अपना साइन करना पड़ता है, इस पे एग्री करना पड़ता है। अगर फ्यूचर में तुमने मना कर दिया कि बैंक से मैंने कोई लोन ही नहीं लिया था और बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो बैंक क्या करेगी? यही एग्रीमेंट लेके कोर्ट में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी, जिससे तुमको कोर्ट में बुलाया जाएगा और तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? एक प्रूफ होता है कि तुम बाद में जाके भाग नहीं जाओगे। अगर भाग भी गए तो बैंक को अपना नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल। अभी जो बैंक होती है, जो कोलैटरल होता है, कोलैटरल मतलब क्या? एक सिक्योरिटी होती है, मतलब जो भी चीजें गिरवी हम रखते हैं उसको कोलैटरल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए, मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक बोल रहा है ठीक है हम दे देंगे 10 लाख का लोन, पर ये 10 लाख के लोन के लिए बैंक क्या करेगी? 10 लाख रुपीज की कुछ चीजें मेरे से गिरवी रखेगी। क्या? जैसे कि मेरा जो घर है, मेरा जो घर होगा
वो अगर 7 लाख रुपए का मेरा बंगला है तो वो उसके कागजात ले लेगी, ठीक है। मेरे पास कोई ज़मीन है तो वो ज़मीन ले लेगी, और ये जो ज़मीन के और घर के जो कागजात होंगे वो बैंक के पास होंगे। जब तक मैं मेरा 10 लाख का लोन पे नहीं करूंगा, ये सब पेपर्स मेरे किसके पास होंगे? बैंक्स के पास होंगे। अभी ये जब लोन पे ऑफ हो जाएगा, बैंक मेरे पेपर्स मेरे को वापस कर देगी। अगर लोन में नहीं पे कर पा रहा हूं तो बैंक क्या करेगी? मेरा घर बेच के, मेरी जमीन बेच के 10 लाख रुपए वसूल करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मतलब कैटल, गाय, बकरी, भैंस, सब। डिपॉजिट विद द बैंक एंड यूजेस इज एज अ गारंटी। अभी बैंक ये कोलैटरल किसके लिए यूज करती है? गारंटी के लिए, कि भाई आप अगर भाग भी गए तो आपकी जो जमीन है, आपका जो बंगला है, वो बेच के हम हमारा पैसा वसूल करेंगे। बैंक तो लॉस मेकिंग बॉडी नहीं है, अपना लॉस तो करेगी नहीं, ठीक है। इफ द बोरोर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज अ राइट टू सेल। मतलब अगर बोरोर फेल हो गया, ठीक है, तो उसको बैंक को क्या मिल जाता है? एक राइट मिल जाता है आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कलेक्ट करने की, ठीक है। ये इमेज में देख सकते हो, ये फार्मर्स के साथ मोस्टली होता है। ये जो फार्मर्स होते हैं उनकी जमीन चली जाती है लोन के बदले, और ये बैंक होती है कोलैटरल में लोगों से, जो फार्मर्स होते हैं उनसे उनका एग्रीकल्चर लैंड ले लेती है। पर अगर वो लोन पे नहीं कर पा रहे तो जमीन किसकी हो जाती है? वो सब बैंक्स की हो जाती है, ठीक है। अभी बैंक में तुमको लोन चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहले तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड होता है कि मतलब आपका बर्ताव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे है, आप अच्छे से, मतलब बैंक से किसी कोई फ्रॉड तो आपने नहीं किया, ये सब क्या करती है? बैंक चेक करती है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से। सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप मतलब आपकी जो महीने भर की जो सैलरी होती है, उसमें सैलरी में बेसिक पे होता है, ठीक है, उसमें आपको ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, पेंशन अमाउंट कट होता है, ये सब चीजें इन डिटेल सैलरी की दी हुई। तो ये सब सैलरी स्लिप किसको पे करना पड़ता है? सैलरी स्लिप किसको देना पड़ता है? बैंक को देना पड़ता है। बैंक क्या करती है फिर? वो सैलरी स्लिप से आपका स्टेटस चेक करती है। मतलब अगर लोन ले रहे हो तो ये लोन पे ऑफ करने की आपका स्टेटस है क्या नहीं, आपकी जो हैसियत है कि नहीं ये लोन पे ऑफ करने की, ठीक है, वो बैंक सैलरी स्लिप से चेक की जाती है। मॉर्गेज मतलब कोलैटरल ही होता है, ठीक है, जो कोलैटरल के फॉर्म में यूज होता है। मतलब जो आप क्या करते हो, जब जो लैंड बिल्डिंग होता है वो बैंक के पास रखते हो, उसके बदले थोड़ा सा पैसा ले लेते हो लोन के फॉर्म में। और पास्ट बैंक स्टेटमेंट मतलब पास्ट के 10 साल के, अगर देखा जाए तो 10 ईयर्स के बैंक क्या करती है? आपके बैंक स्टेटमेंट्स देखती है कि आपके बैंक के साथ संबंध कैसे थे, बैंक का कोई ईएमआई आपने मिस तो नहीं कर दिया, या बैंक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया। ये सब क्या करती है? बैंक चेक करती है। और ये चेक करने के बाद ही बैंक क्या देती है? लोन देती है। मतलब ये जो लोन का जो प्रोसेस, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब हम लोगों ने पहले देखा था, बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो बैंक क्या करती है? अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है कि हमारा इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट रेट होगा, अगर हमारा लोन आप टाइम पे नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। आपका जो आपने अगर 1 साल तक हमारा लोन नहीं पे किया तो हम आपका जो कोलैटरल है वो बेच के हमारा पैसा ये कर लेंगे, पैसा भर लेंगे। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज टर्म एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा, कोलैटरल भी दिया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की सब दिए जाएंगे। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर। वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर मतलब क्या? भी बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। बैंक के पास अंबानी भी होता है जो बड़े बड़े लोन लेता है, लाख करोड़ में लोन लेता है, वैसे भी लोग होते हैं। बैंक के पास फार्मर भी होते हैं जो बहुत छोटे छोटे लोन लेता है। तो बैंक क्या करता है? अपने टर्म्स एंड कंडीशन आदमी के हिसाब से अलग अलग रखता है। अब जो फार्मर होगा छोटा लोन लेगा तो उसके लिए इंटरेस्ट अलग होगा, अंबानी हो तो बड़ा लोन लेगा, वो कोलैटरल भी बड़ा देगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा देगा, ठीक है, प्रॉफिट भी उसके पास ज्यादा होगा, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी, फार्मर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो उसके किसके ऊपर डिपेंड है? वो नेचर, मतलब कौन से टाइप का जो बोरोवर है, कौन से टाइप का लेंडर है। अभी लोन फॉर्म कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स मतलब क्या होता है? कॉपरेटिव्स मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में। कॉपरेटिव्स मतलब एक ऐसी संस्था होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते हैं? एक साथ आते हैं, अपना लैंड लेके आते हैं, अपने रिसोर्सेस लेके आते हैं, पैसा भी लेके आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। अभी वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्पस हो सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक की तरह भी काम कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की तरह भी काम कर सकती है। इसका फेमस एग्जाम्पल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये गुजरात के फार्मर्स की कंपनी है। अमूल कंपनी में से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है ये गुजरात के किसको जाता है? फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉपरेटिव्स। बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी रूरल एरियाज में क्या होता है? विलेज एरियाज में ये जो कोऑपरेटिव सेटअप हो जाते हैं, ये कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं? उनके जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव्स के, अगर गांव में अगर 100 मेंबर्स है, 100 लोग हैं, 100 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सेटअप किया। क्या सेटअप किया? एक कोऑपरेटिव सेटअप किया। अभी कोऑपरेटिव सेटअप करने के बाद ये 100 लोग क्या करते हैं? अपना खुद का पैसा लेके आते हैं। एक आदमी को 1 लाख लेके आएगा, कोई दूसरा 10 लाख लेके आएगा। तो अगर बैंक में अभी समझो फॉर एग्जांपल 10 लाख जमा हुए, ठीक है, अभी ये 10 लाख
बैंक कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव जो संस्था है वो बैंक की तरह काम कर रही है। ये 10 लाख रुपए वो क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपए अपने ही मेंबर्स को लोन देने के लिए यूज करेंगे, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में, लेस इंटरेस्ट रेट में। अगर बाहर बैंक का इंटरेस्ट रेट है, अगर बैंक का इंटरेस्ट 15% है, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट रेट कितना देगा, 5-6% में देगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट किसका होगा, ये 100 लोगों का ही बेनिफिट होगा, उनको पैसा यूज करने के लिए मिलेगा और उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, members of a cooperative pool their resources for the cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible such as farmers cooperatives, weavers cooperatives, industrial cooperatives. अब ये जो cooperatives होते हैं अलग अलग लोग के अलग अलग होते हैं। फार्मर्स के cooperatives अलग हो गए, उनके लोगों ने मिलकर बनाए cooperatives अलग हो गया। तो गुजरात के फार्मर्स का जैसे अलग cooperative था वैसा अभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो अपना खुद का अलग cooperatives बना सकते हैं। ठीक है, अभी कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नियर सोनपुर। अभी कृषक कोऑपरेटिव है एक सोनपुर में। ठीक है, उसके कितने फार्मर मेंबर्स है, 2300, मतलब कितना पैसा जमा हुआ होगा। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द फार्मर्स बाय पुटिंग दिस डिपॉजिट एज कोलैटरल, इट ऑब्टेन्स लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। अभी क्या कर रही है, यही मेंबर्स को ये बैंक लोन भी दे रही है कोलैटरल लेके। दिस फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर्स, ये जो लोन है उनके मेंबर्स को ही देने में यूज हो रहा है। वंस अ लोन इज रिपेड अनदर लेंडिंग राउंड बिगिंस। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेंबर बाय मेंबर इनको लोन दिया जा रहा है। कृषक cooperatives provide loan for the purchase of agriculture implements, loan for the cultivation, agriculture trade, fishery। अभी ये जो cooperatives है फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, फार्मर्स ये लोन किसके लिए यूज करेंगे, सीड्स परचेस करने के लिए यूज करेंगे, मशीन परचेस करने के लिए यूज करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलग अलग चीजों के लिए ये क्या करेंगे, लोन यूज करेंगे, जिससे बेनिफिट किसका हो जाएगा, फार्मर्स का भी होगा। ठीक है, अब ये सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट है, जो लोन होता है ये लोन दो टाइप के अलग अलग लोग देते हैं। ठीक है, एक लोन होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लोन मतलब क्या, फॉर्मल लोन मतलब ये फॉर्मल लोन जो होता है ये बैंक्स देती है। बैंक जो होती है देख कंट्रोल कौन करता है इसको, आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई वॉच रखती है कि बैंक जो है वो लोगों का पैसा तो नहीं डुबा रही है, लोगों का पैसा लेके भाग तो नहीं रही है। इसके ऊपर आरबीआई का क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है बैंक के ऊपर। और जो इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आ जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर तुम्हारे गांव का साहूकार आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स आ जाएंगे, ये सब क्या होगा, इनफॉर्मल सेक्टर। इस पे अभी कोई कंट्रोल रखने के लिए कोई आदमी है क्या, नहीं। ये इंस्टीट्यूशन, ये इनफॉर्मल सेक्टर को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर। अभी फॉर्मल सेक्टर पे तो आरबीआई है, अपने रूल्स लगा रहा है, लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, ये आरबीआई मेक श्योर कर रहा है। पर इनफॉर्मल सेक्टर में अगर कोई धोखा हो रहा है तो यहाँ पे तुम गवर्नमेंट के पास जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। ठीक है, ये दो सेक्टर्स होते हैं। अभी फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इंडिया, अभी इसको फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो बैंक्स होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। अभी आरबीआई जो होता है वो बैंक्स के हर चीज को मॉनिटर करता है, बैंक के हर चीज को देखता है कि बैंक जो है वो पैसा कैसा रेगुलेट कर रही है, लोगों से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, लोगों से जबरदस्ती ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं कर रही है, या रिच जो है उनको कम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और जो पुअर है उनको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो उसके हिसाब से पूरा मॉनिटरिंग कौन देखता है, आरबीआई देखती है। द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स। मतलब आरबीआई क्या मेक श्योर करता है कि जो बैंक्स है ये अंबानी जैसे लोगों को भी लोन दे जिससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, और फार्मर जैसे लोगों को भी लोन दे जिससे कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये मेक श्योर कौन करता है, ये आरबीआई मेक श्योर करती है। ठीक है, अब ये फोटो है, इनमें फोटो, इनका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं तुमको बता दूंगा ये आदमी का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप तब तक मुझे बता सकते हो। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate। मतलब आरबीआई को, सब बैंक्स को आरबीआई को बताना पड़ता है कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ठीक है, वो किसको किसको लोन दे रहे हैं, सब लोगों की उनको लिस्ट बैंक को क्या करनी पड़ती है, आरबीआई को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये जो ग्राफ देख सकते हो आप लोग, ये ग्राफ दिया है मनी लेंडर इंडिया का, ये पूरा सोसाइटी इंडिया के ये लोग हैं। मनी लेंडर्स जो है वो 33% लोगों को लोन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिलेटिव्स है यहाँ पे 8% लोन रिलेटिव्स दे रहे हैं। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये क्या करते हैं, ये 2% सोसाइटी में लोन दे रहे हैं। गवर्नमेंट कितना दे पा रही है लोन, गवर्नमेंट बस 1% ही लोन दे पा रही है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हम लोगों ने देखा जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो मेंबर्स बनाते हैं वो 25% लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है। और जो कमर्शियल बैंक्स है, एचडीएफसी जैसे बैंक्स, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक, ये 25% लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो दूसरे छोटे छोटे जो एजेंसीज है वो 5% ही पे कर पा रही है। और लैंडलॉर्ड जो है वो कितना पे कर पा रही है,
1% पे कर पा रही लोगों को लोन, ठीक है। ये 2012 का डेटा दिया हुआ है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट मैंने पहले बताया, तुम्हारे फ्रेंड से, तुम्हारे रिलेटिव से जब लोन लेते हो, या जो गांव का जो पाटिल होता है, पाटिल या साहूकार, उससे जब लोन लेते हो, इसको इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज, यहाँ पे ये तुम्हारे फ्रेंड्स पे या रिलेटिव्स के ऊपर कोई आरबीआई काम कर रहा है क्या, आरबीआई रेगुलेट कर पा रहा है क्या, उसको नहीं कर पा रहा है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, ठीक है। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे में चूज, मतलब ये जो पाटिल होता है गांव का साहूकार, हम आप लोगों ने मूवीज देखे होंगे, वो मूवीज में जो गांव का सबसे जो बड़ा आदमी होता है, ठाकुर या पाटिल या साहूकार, ये लोग जो होते थे वो क्या करते थे, ये फार्मर्स को लोन देते थे, फार्मर्स को लोन देते थे। ये तो फार्मर्स जो होते थे वो अनपढ़ होते थे, उनको पता नहीं होता था, एजुकेशन उन्होंने लिया नहीं होता है, तो ये जो साहूकार लोग होते, पाटिल लोग होते थे, ये हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, कभी कभी 100% भी चार्ज करते थे, कभी 150% भी चार्ज करते थे, ठीक है। ये फार्मर्स को चीजें पता नहीं होती। अभी ये लोन जब वो पे नहीं कर पाएंगे फार्मर, तो पूरी जमीन किसकी हो जाती थी, वो ठाकुर की हो जाती थी या साहूकार की हो जाती थी, ठीक है। इन द सेम वो क्या करते थे, लोगों को मैनिपुलेट करते थे। अब ये इंटरेस्ट रेट ये क्या कर रहे हैं, अपने खुद के मर्जी से इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, अभी कोई उनको रोकने के लिए नहीं, इनके ऊपर कोई आरबीआई काम नहीं कर रहा है, इसको मॉनिटर कोई कर नहीं रहा है, तो ये क्या करते हैं, अपनी खुद की मनमानी करते हैं। अभी फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। अभी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। द कॉस्ट टू द बोरो ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज मच हायर, मतलब ये लोन लेना क्या जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर इंटरेस्ट ही ज्यादा पे करेंगे तो लोन का क्या फायदा, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मींस लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोज गोज टू रीपे द लोन, मतलब अगर बोरिंग का कॉस्ट ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट तुमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लोन है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, तुम्हारे बिजनेस से भी ज्यादा ये लोन हो गया, मतलब तुम इस पे सर्वाइव कर पाओगे कि उससे, वो डेब्ट ट्रैप के कंडीशन में फंस जाओगे अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो। इन सर्टन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरिंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर, मतलब लोन का अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है। अगर एक पर्सन है ए, ठीक है, उसकी इनकम है महीने की 20,000 रुपए, ठीक है, पर अगर उसने लोन ही ले लिया 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए पर अगर उसको 100% इंटरेस्ट लग रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, 100% मतलब ये 10 लाख का उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। 20,000 सैलरी से ये पे कर पाएगा क्या 20 लाख, इट इज इम्पॉसिबल टू पे, ठीक है। दिस कुड लीड टू द इंक्रीजिंग डेप्थ एंड डेप्ट ट्रैप, इससे क्या हो जाएगा, डेप्ट ट्रैप जैसे सिचुएशन में जो लोग है वो फंसना चालू हो जाएंगे। Also, people who might wish to start an enterprise or borrowing any may not do so because of the high cost of borrowing. अगर सोसाइटी में भी तुमको अगर बिजनेसेस को फ्लरिश करना है, बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, तो ये लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, जिससे ज्यादा के ज्यादा बिजनेस क्या करे, लोन ले और अपना बिजनेस चलाए, ठीक है। फॉर दिस रीजन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। अभी ये जो साहूकार लोग है, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनका इन्फ्लुएंस कम होने के लिए ये जो बैंक्स है, कोऑपरेटिव्स है, उन्होंने क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी क्या करना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। दिस वुड लीड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड। तो अगर लोन कम इसमें मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, लोग कार्स लेंगे, बाइक लेंगे, घर लेंगे, होम लोन लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुश करेंगे खुद के लिमिट्स को। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और वो क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है वो और ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। लोन की वजह से बूस्ट भी लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा मिल जाता है, इकोनॉमी को मिल जाता है, ठीक है। अगर लोन ज्यादा मिल रहे हैं, लोन अगर अच्छे मिल रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमी डेवलप कैसे हो जाएगी, मतलब लोन लेंगे लोग तो लोग क्या करेंगे, परचेसेस करेंगे, परचेसेस मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अपना कार परचेस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाएगा, और इकोनॉमी को एक बार बूस्ट मिल गया मतलब क्या हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लोन कैसे जो जीडीपी बढ़ाने का प्रोसेस है वो कैसे बूस्ट कर देता है, ये आप लोग देख सकते हैं। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब सस्ते में लोन मिलना के लिए, अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो सस्ते में जो लोन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अभी ये ग्राफ दिया हुआ है, अभी ये जो ग्राफ में क्या दिया है, ब्लू जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर को लोन इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, ठीक है, ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल। अभी यहाँ पे जो पुअर हाउस होल्ड है वो अपना सबसे ज्यादा लोन किससे लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और ओनली 15% ऑफ द लोन किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं। यहाँ पे ये जो हाउस होल्ड विद द फ्यू असेट्स, मतलब ऐसे मिडिल क्लास के लोग जिनके पास थोड़े बहुत असेट्स है, वो अपना 53% लोन किससे लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं,
और फॉर्मल सेक्टर से बस 47% लेते हैं। अभी जो वेल ऑफ फैमिलीज है, जिनके पास अच्छा ठीक ठाक घर है, उनका अच्छे से लाइफ चल रहा है, ठीक है, वो अपना 28% लोन है वो किससे लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और 72% मतलब ज्यादा जो लोन है वो किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं। अभी जो रिच हाउस होल्ड है, मतलब पैसे वाले लोग, अंबानी जैसे लोग, वो क्या करते हैं, अपना मेजोरिटी ऑफ द जो पैसा है वो किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ये बाकी ये पाटिल साहूकार के पीछे नहीं पड़ते हो, ठीक है। इसलिए जो रिच है वो क्या होते जाते हैं, और ज्यादा पैसे वाले होते जाते हैं, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, ठीक है। वॉट डज ऑल दिस सजेस्ट, अभी ये सब हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या सजेस्ट करता है, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। मतलब आज भी जो फॉर्मल सेक्टर है, मतलब आज के भी जो बैंक्स है, वो बस क्या कर रहे हैं, कुछ ही लोगों को सपोर्ट कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। बाकी जो रूरल एरियाज में लोग आज किस पे डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर पे लोन है, इनफॉर्मल सेक्टर के लोन पे डिपेंडेंट है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट। अभी इनफॉर्मल सेक्टर का प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे क्या हो जाता है, डेप्थ ट्रैप जैसी सिचुएशन हो जाती है, और लोग उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on the informal sources credit reduces। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स चालू करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर छोड़ के फॉर्मल सेक्टर्स पे लोन पे आ जाए, ठीक है। What does all this suggest? While formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan। अभी भले ही फॉर्मल सेक्टर अगर बैंक बना दिए, बहुत सारे बैंक, अगर गवर्नमेंट ने हर जगह पे बैंक्स बना दिए, पर जो बैंक होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो बैंक प्रॉफिट के लिए क्या करेगी, अंबानी जैसे लोगों को ही लोन देगी, और किसको इग्नोर करेगी, फार्मर जैसे लोगों को क्या करेगी, इग्नोर करेगी, उनको लोन ही नहीं देगी, क्योंकि फार्मर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर क्रॉप फेल हो गया तो फार्मर लोन पे कर सकता है क्या, नहीं पे कर सकता। इसलिए बैंक लोन प्रेफर किसको करती है, ज्यादा देना अंबानी जैसे लोगों को प्रेफर करती है। At present, it is the richer household who receives formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sector। इसी की वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी में जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो बैंक के ऊपर डिपेंड होते हैं, बैंक उनको ज्यादा पैसा देती है, और जो गरीब लोग हैं उनको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर लोन पे डिपेंड होना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट। मतलब क्या जरूरी है, अभी गरीब लोगों को भी इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, बैंक में भी इक्वल अमाउंट ऑफ लोन दोनों में डिसबर्स होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता था, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता था, ये वुमेन के लिए बनाया गया था, ये बांग्लादेश में सबसे फेमस हुआ था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता था, आप लोगों के सोसाइटी में मराठी में बोला जाता है बिशी होती है, राइट। वुमेन लोग क्या करते हैं, हर एक महीने में एक बार अपना मीटिंग रखते हैं, और वो मीटिंग में क्या करते हैं, वो अपने एक सर्टन अमाउंट एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है। सोसाइटी का मीटिंग होता है वुमेन्स का, तो एक सर्टन अमाउंट है, उसमें 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, वो क्या करते हैं, मंथ टू मंथ डिपॉजिट करते हैं, कौन से, एक बैंक अकाउंट में। अभी ये बैंक अकाउंट में वो जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है इसमें, अभी सोसाइटी में जितने भी वुमेन होते हैं, 10 लोग हैं, अगर 10 के 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग अगर 1000 रुपए लेके आएंगे तो बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, 10,000 डिपॉजिट होगा। अभी इसमें ये सिस्टम कैसे चलता है, इसमें जो वुमेन होती है वो एक फिश पॉन्ड करती है, मतलब एक चिट्ठी रखी जाती है, वो चिट्ठी में जिसका भी नाम बाहर आता है तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है, उतना जितना उसको चाहिए और जितना बैंक अकाउंट में अवेलेबल है। इससे क्या हो जाता है, जो वुमेन है उनको एक लोन भी मिल जाता है एक सर्टन अमाउंट, और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता, मतलब खुद का ही पैसा है, उनको खुद को यूज करने के लिए मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सिस्टम, यहाँ पे जो सोसाइटी में जो सिस्टम होता है उसको मराठी में बोला जाता है बिशी सिस्टम, ठीक है। लैक ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज मच डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। अभी जो बैंक होती है, बैंक में लोन लेने की हम लोगों ने प्रोसीजर देखी, बहुत हेक्टिक प्रोसेस होती है। बैंक पूरा तुम्हारा कैरेक्टर चेक करता है, बैंक तुम्हारा सैलरी स्लिप चेक करता है, बैंक तुम्हारा जो ऑफिस का सब चेक करता है, तो इससे क्या हो जाता है, बैंक के ये प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, और जो इलिटरेट लोग होते हैं उनको ये सब चीजें पता नहीं होती है, और ये सब चीजें में वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको इजी क्या लगता है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि जो गांव का जो पैसे वाला साहूकार होता है वो ज्यादा उनके पहचान वाला होता है। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। अभी जो गरीब लोग होते हैं, अभी जो पुअर लोग हैं, उनके पास कोलैटरल नहीं होता। कोलैटरल नहीं होता मतलब क्या, उनके पास जो है जमीन नहीं होती, ठीक है, उनके पास लैंड नहीं होता, जो बैंक अगर तुमको लोन देगा तो बैंक को तुमको कंपलसरी क्या देना पड़ता है, कोलैटरल देना पड़ता है। पर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खुद का घर नहीं होता, तो वो क्या कोलैटरल दे पाएंगे, इसलिए वो बैंक के पास लोन मांगने नहीं जा सकते।
लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इजी, लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इज इजी। अभी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, बहुत इजी होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं होता है, साहूकार तुम्हारे पहचान का होता है तो वो तुमको क्या देता है, लोन देता है। इनफॉर्मल लेंडर्स नो द बोरोअर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलैटरल। अभी जो गांव का पाटिल होता है वो क्या होता है, तुमको बहुत सालों से पहचान रहा होता है, तो वो बिना कोलैटरल के भी तुमको क्या दे देता है, लोन दे देता है। द बोरोअर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। अभी जो बोरोअर होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, उसने अगर पहला लोन, अगर तुम पाटिल के पास जाते हो, तुम साहूकार के पास जाते हो, तुमने अगर पहला लोन भी अगर पे नहीं किया है, साहूकार तुमको अगला लोन दे देता है तुम्हारे रिलेशंस पे। ये बात समझ में आ रही? बैंक तुमको लोन नहीं देगा, बैंक का तुम अगर जब तक पहला लोन नहीं चुकाते, बैंक तुमको दूसरा लोन नहीं देता। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। पर जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उनका वो बेनिफिट होता है। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हरास द पुअर पीपल। जैसे मैंने पहले बताया, जो पहले फार्मर्स होते थे, जो पुरानी मूवीज में तुम देख सकते हो, वो जो फार्मर होता है वो किसके पास जाता है, साहूकार के पास जाता है अपना लोन लेने के लिए। अभी साहूकार जो होता है पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो फार्मर होता है ये इलिटरेट होता है, तो साहूकार क्या करता है, उसके प्रॉपर्टी जो लोन अमाउंट होता है वो कुछ भी इंटरेस्ट, मतलब 100%, 150% इंटरेस्ट उसको चार्ज करके उसको बोल देता है, जो 10,000 तूने लोन लिया था वो 10,000 के अभी 10 लाख रुपए हो गए, अभी 10 लाख रुपए मेरे कैसे चुकाएगा, तो तेरी जमीन जो है, वो लैंड जो है वो मेरे नाम पे कर दे। ऐसे क्या करते थे लोग, फार्मर्स लोगों की जमीन खुद छीन लेते थे। इन द रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल। ठीक है, अभी जो नए नए जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है तो लोन्स के भी नए नए सिस्टम डेवलप होने लगे। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी मैंने पहले बताया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज है वो खुद एक जगह पे पुल करते हैं। वुमेन ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। अटल ग्रुप मतलब ये ग्रुप होता है लोगों का, 15 to 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है। वो अपनी सेविंग क्या करते हैं, हर एक महीना अपना सेविंग डिपॉजिट करते हैं एक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, एक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो पैसा वो डिपॉजिट कर रहे हैं उसी में क्या करेंगे, अपना उसमें लोन लेंगे अपने ही ग्रुप के मेंबर्स से, जो डिपॉजिट उन्होंने पैसा किया उससे। ठीक है, इफ द ग्रुप हैज रेगुलर सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द बैंक लोन्स ऑल्सो। मतलब ऐसे अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनका जो बैंक में जो सेविंग है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो बैंक भी क्या करती है, विदाउट कोलैटरल वो ग्रुप को, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या दे देती है, लोन दे देती है। लोन इज सैंक्शन इन द ग्रुप्स नेम। अभी जो लोन सैंक्शन होता है, बैंक जो लोन सैंक्शन करती है वो पूरे ग्रुप के नाम पे करती है। मतलब अगर एक आदमी उसको लोन को पे नहीं कर पाया तो दूसरा आदमी तो कर दे, बैंक को क्या मिल जाती है, यहाँ पे एक गारंटी मिल जाती है। ठीक है, तो बैंक क्या कर देता है, बिना कोलैटरल के ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड एंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग सीड्स, ये सब टाइप के लिए क्या देता है, बैंक लोन दे देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका अगर फॉर्म हुआ था, क्योंकि बैंक को क्या मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। अभी ये जो पूरा ग्रुप है, अगर ये ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल 20 लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे बैंक का लोन पे करने के लिए। ठीक है, एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय एनी वन मेंबर इज सीरियसली डेल्ट विद बाय द अदर मेंबर इन द ग्रुप। मतलब अगर ये 20 लोगों में कोई भी एक आदमी जो है वो अगर लोन पे करने के लिए फेल हो जाता है, तो बाकी के जो 19 लोग हैं वो क्या करते हैं, ये एक आदमी पे प्रेशर डालते हैं कि भाई तूने लोन पे नहीं क्यों किया। ठीक है, ये जो सोसाइटी होती है, लोग होते हैं, रिश्ते संभालने होते हैं, रिलेशन संभालने होते हैं, और अपनी इज्जत के लिए वो क्या करते हैं, लोन टाइम पे ऑफ कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन एसएचजी। इसलिए अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जब फॉर्म हुए तो बैंक को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वुमेन को अभी वो क्या दे सकते हैं, भरोसे से लोन दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके लोन को एक गारंटी मिल जाती है, वो कभी भी पे ऑफ हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोअर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। अभी यहाँ पे बिना कोलैटरल के बैंक क्या कर दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे रही है। और अभी जो वुमेन है, जो गरीब सोसाइटी से आ रही है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको भी अभी कोलैटरल का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड गेट टाइमली लोन एट अ रीजनेबल रेट। अभी उनको टाइम टू टाइम क्या मिल रहा है, लोन ले रहा है, और अपना खुद का क्या कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। Why are SHGs the building block of organization of a rural poor? It not only helps women become financially self-reliant but also provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से क्या होने लग गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से वुमेन को काम मिलना चालू हो गया। वुमेन जो थी उनके हाथ में पैसा, पहले जो वुमेन होती थी उनका जो हस्बैंड होता था वो काम करता था, तो उनको फाइनेंशियली वो पूरे अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। अभी जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हो गए तो वुमेन को क्या मिलने लग गया, पैसा उनके हाथ में आने लग गया, जिससे वो अपनी खुद की क्या कर सकते थे, एक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते थे, ग्रुप ऑफ वुमेन। अभी उससे बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद से वो क्या हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, खुद ही अभी अपना पैसा कमा रहे
उनको हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, जो हस्बैंड है उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, उनके हेल्थ से रिलेटेड वो अभी खुद का खर्चा कर पाएंगे। ये सब चीजें या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड द लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। अभी जो जितने भी ग्रुप के डिसीजन होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, कितना लोन लेना है, कितना सेव करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, उनके सारे मेंबर्स मिलकर लेते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पज, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, अभी ग्रुप ही डिसाइड करता है कि जो लोन ले रहे हैं वो किस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, कितने अमाउंट का होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट है, सब ये कौन डिसाइड करेगा, वो ग्रुप डिसाइड करेगा। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, अभी ये बैंक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है, ये सबसे सक्सेसफुल रहा है ये कि रूरल एरियाज में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स। मतलब ये जो ग्रामीण बैंक थे ये सबसे सक्सेसफुल हुए रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करने के लिए। स्टार्टिंग इन द 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ग्रामीण बैंक इन 2019 हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो यहाँ पे 90 लाख मेंबर्स है इसके, किसके, ग्रामीण बैंक्स के। एंड अबाउट 81,600 विलेजेस, मतलब अलग अलग विलेजेस में स्प्रेड है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन। अभी यहाँ पे जो भी जितने भी बोरोवर्स है वो क्या है, गरीब सेक्शन से बिलोंग करते हैं और मेजोरिटी क्या है, वुमेन्स है। These borrowers have proved that not only are the poor women reliable borrowers, but they can also start and run a variety of small business. अब ये ग्रामीण बैंक्स की वजह से क्या पता चलने लग गया, ये जो सक्सेस स्टोरी इससे क्या पता चलने लग गया कि जो वुमेन है वो भी क्या है, एक रिलायबल बोरोवर हो सकती है, वुमेन को भी लोन दिया जा सकता है और वुमेन भी सोसाइटी में क्या कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकती है या बिजनेस कर सकती है। अभी ये जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ये जो फाउंडर है, ये जो ग्रामीण बैंक है, इन्होंने ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इफ द क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। मतलब अगर गरीब लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड किए एक रीजनेबल रेट पे या रीजनेबल कंडीशंस पे, मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद द बिलियंस ऑफ द स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट अ बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। मतलब वो भी क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में, इकोनॉमी में भी बड़ा डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ये चैप्टर जो है मैंने पूरा इन डिटेल कवर किया है। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।